एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो बहुत दिनों पहले कमेंट आया था कि विट्रस हेमरेज के बारे में बताना है और उसके जो ट्रीटमेंट हो सकता है उसके बारे में बताना है, तो होम्योपैथी में स्पेसिफिकली। तो बिगिन टुडे। तो बेसिकली पहले जानते हैं कि विट्रस हेमरेज जो है किस में, कहाँ, कैसे, किस चीज़ में होता है। तो विट्रस हेमरेज एक कंडीशन है जो आँख में होती है, बॉडी के आसपास होती है, विट्रस बॉडी में होती है। अब ये विट्रस बॉडी कहाँ होती है? विट्रस बॉडी जो है एक तरीके का क्लियर जेल है जो फिल करता है स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना ऑफ द आई बॉल। जो हमारी पूरी आई बॉल है, पीछे को रेटिना है, रेटिना आगे को लेंस है, लेंस और रेटिना के बीच में जो स्पेस है वो विट्रस बॉडी होती है, जिसके अंदर विट्रस ह्यूमर होता है। इसको विट्रस चेम्बर भी कहते हैं ह्यूमंस में। तो जो विट्रस ह्यूमर है बेसिकली 98 to 99% जो है वाटर का बना हुआ होता है, बाकी और होते हैं। तो ये एक जेल लाइक सब्सटेंस हो जाता है। अब आते हैं विट्रस हेमरेज पे कि वो कंडीशन क्या होती है। तो विट्रस हेमरेज यानी ब्लड से रिलेटेड है, कुछ ब्लड लीक हो गया है वहाँ पे। विट्रस हेमरेज में ब्लड फ्लोट करता है विट्रस में, जो कि ऑक्लूड करता है यानी कि रोकता है रेटिना को वेरिएबली। किसी किसी में बहुत ज़्यादा विजन को ऑक्लूड कर देता है, किसी किसी में बहुत कम। और जो इसका टिपिकल शेप होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टिपिकल बोट शेप देखा जाता है, ऑफ सब हाइलॉइड हेमरेज नोट किया जा सकता है। जहाँ पे रेटिनल टीयर या रेटिनल डीअटैचमेंट सस्पेक्टेड होता है तो थॉरो रेटिनल इवैल्यूएशन करते हैं विथ स्क्लेरल डिप्रेशन। ये चीज़ नेसेसरी बन जाती है और ये एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट ही अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स देयर वर्क। प्रैक्टिस की है, बहुत साल सीखा है, उसके बाद वो अच्छे से उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस एग्जामिनेशन के साथ। अब ये जो विट्रस हेमरेज है वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कॉमन कॉज है अक्यूट विजन लॉस का, जिसमें कहीं कहीं कुछ एरियाज़ में, जैसे कि ताइवान में देखें तो 4.8 पर 10,000 पीपल लूज देयर विजन अक्यूटली ड्यू टू विट्रस हेमरेज। अब वो विजन वापस भी आ सकता है, लेकिन अगर कंडीशन बहुत ही एक्सट्रीम सिवियर हुई तो हो सकता है वो चला भी जाए, बट वो बहुत रेयर है। अप्रॉक्सीमेटली 7 cases per 100,000 cases have been found। एंड जो ये विट्रस हेमरेज के केसेस हैं वो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक, जोग्राफी और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर किए जाते हैं ये केसेस बाय ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एंड इमरजेंसी रूम प्रोफेशनल्स, क्योंकि ऑफन रैपिड ऑनसेट होता है जिसकी वजह से पेनलेस बट सब्सटैंशियल विजन लॉस हो जाता है। तो इसीलिए ज़्यादातर ये इमरजेंसी केसेस ही बन जाते हैं। जो डायग्नोसिस है विट्रस हेमरेज का वो मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, एंड ज़्यादातर कंफर्म करने के लिए फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन, अल्ट्रासोनोग्राफी और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड हो सकती है। और ये इन्वेस्टिगेशन इसलिए भी रिक्वायर्ड है क्योंकि अंडरलाइंग कॉज या इटियोलॉजी उसकी फाइंड आउट कर सकें। अब यदि इसकी इटियोलॉजी पे या कॉमन कॉजेज़ पे आए तो ये देखने को मिलता है कि जो ये फ्रीक्वेंसी है इटियोलॉजी की विट्रस हेमरेज के केस में वो वेरिएबल है और कैरेक्टरिस्टिक होती है अकॉर्डिंग टू द स्टडी पॉपुलेशन दैट यू आर पिकिंग। मतलब किस पॉपुलेशन पे आप स्टडी कर रहे हैं उसके इटियोलॉजीज़ को वो देखने को मिलता है, उसके अकॉर्डिंग वेरी करती है। तो 3 मोस्ट कॉमन कॉजेज इसके पाए जाते हैं। सबसे पहला है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब डायबिटीज़ वर्ड आया तो इसका मतलब डायबिटीज़ से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, जब प्रोलॉन्ग्ड शुगर हाई रहती है और बहुत लोगों का ट्रीटमेंट के बाद भी ऐसा हो जाता है कि अबनॉर्मल ब्लड वेसल्स जो है ग्रो कर जाती हैं रेटिना पे ड्यू टू लॉन्ग टर्म डैमेज फ्रॉम हाई ब्लड शुगर। अब प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है एडवांस स्टेज हो जाती है डायबिटिक आई डिजीज़ की, और ये ज़्यादातर तो वैसे ट्रीटमेंट ढंग से ना लेने की वजह से होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में कभी कभी ठीक से भी ट्रीटमेंट ले रहा होता है तब भी आई डैमेज हो जाती है। लेकिन मोस्टली ट्रीटमेंट डायबिटीज़ का ढंग से ना लेने की वजह से, आईज़ को टाइम टू टाइम ना चेक करवाने की वजह से होती है। इसमें रेटिना में नई ब्लड वेसल्स ग्रो हो गई। अब ये नई ब्लड वेसल्स उतनी अच्छी तो होती नहीं है, ये फ्रेजाइल होती हैं यानी कभी भी ब्रेक हो सकती हैं और ये फिर ब्लीड कर जाती हैं इनटू द विट्रस। तो इसकी वजह से विट्रस हेमरेज अराइज हो जाता है। एंड इसका इटियोलॉजी बेसिकली डायबिटीज़ की वजह से होने वाली प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी आ गई। अब सेकेंड कॉज पे आते हैं हम इसके, जिसको कहते हैं पोस्टीरियर विट्रस डीअटैचमेंट, पीवीडी विद और विदाउट रेटिनल टीयर। या तो रेटिना टीयर होगा इसमें या नहीं होगा। अब ये क्यों होता है,
तो एज की वजह से ये प्राइमरी कॉज बन सकता है आपकी विट्रस हेमरेज का। एज जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती है या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की एज बढ़ती है तो विट्रस जेल जो कि आई के अंदर होता है वो नेचुरली लिक्विफाई करना शुरू हो जाता है और श्रिंक करने लग जाता है ओवर टाइम। और इसकी वजह से वो जो है डिटैच हो जाता है रेटिना से, जिसकी वजह से अगेन ब्लीडिंग हो सकती है विट्रस चेम्बर में और विट्रस हेमरेज बन सकता है। एजिंग के सिवाय जो पीवीडी के कॉजेज़ हैं यानी पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट के कॉजेज़ हैं वो हाई मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस, आई ट्रॉमा या प्रीवियस आई सर्जरी भी हो सकते हैं। अब जो थर्ड फैक्टर है वो बहुत कॉमन है, ऑक्यूलर ट्रॉमा। आई को कोई भी ट्रॉमा की वजह से विट्रस हेमरेज हो सकता है जो कि 59.8 टू 59 to 88.5% केसेस में देखने को मिलता है। अब जो लेस कॉमन कॉजेज़ हैं विट्रस हेमरेज के उनको भी एक बार देख लेते हैं। रेटिनल वेन ऑक्लूजन, रेटिना में कोई वेन ऑक्लूड हो गई है। रेटिनल वैस्कुलाइटिस, वहाँ पे ब्लड वेसल्स का इन्फ्लेमेशन हो रहा है। प्रोलिफरेटिव सिकल सेल रेटिनोपैथी, रेटिनल आर्टीरियल मैक्रो एन्यूरिज्म, सब एरेक्नॉइड हेमरेज जिसको टॉर्सन सिंड्रोम भी कहते हैं, ये हो सकता है कम्युनिकेट करे आई में जाकर या फिर एक अलग से भी कम्युनिकेट ना भी करे तो उसके प्रेशर की वजह से एक अलग से हेमरेज अराइज हो जाए विट्रस हेमरेज के रूप में। वेलसैल्वा रेटिनोपैथी और अदर डिसऑर्डर्स जैसे कि एक्स लिंक्ड रेटिनोकाइसिस, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, फेमिलियल एक्सियोडेटिव विटेरो रेटिनोपैथी, इंटरमीडिएट यूवाइटिस, ब्लड डिस्क्रेसियाज या कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स एंड न्यूवास्कुलर एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन, इन सब की वजह से भी विट्रस हेमरेज हो सकता है। अब जो रिस्क फैक्टर्स है वो डेमोग्राफिक और क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू कॉजेज़। जैसे कि हमने देखा था कॉजेज़ में तो डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर नज़र आता है कि स्पेशली पुअरली कंट्रोल डायबिटिक्स जब होते हैं उनमें एंड ऑर्गन डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड लीडिंग टू विट्रस हेमरेज हो जाता है। जो पीपल यंगर देन 40 ईयर्स होते हैं विद विट्रस हेमरेज उनकी ऑफन हिस्ट्री जो है रीसेंट ऑक्यूलर ट्रॉमा की ही होती है, वेयर एज ओल्डर नॉन डायबिटिक पॉपुलेशंस with vitreous hemorrhage often suffered an acute PVD and or retinal tear. एंटीकोआगुलेंट्स और एंटीप्लेटलेट एजेंट्स ऑल्दो स्पॉन्टेनियस विट्रस हेमरेज ज़्यादातर कॉज नहीं करते हैं, लेकिन यदि कोई एग्जिस्टिंग पैथोलॉजी है और उसमें ये एंटीकोआगुलेंट्स या एंटीप्लेटलेट्स दिए जा रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाए। लेकिन अर्ली ट्रीटमेंट यदि डायबिटिक रेटिनोपैथी की जाए तो रिस्क ऑफ विट्रस हेमरेज कम किया जा सकता है अमंग एस्पिरिन यूजर्स, ऐसा स्टडी में फाइंड किया गया है। अब जो पेशेंट्स हैं विद सिस्टमिक कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स उनमें भी विट्रस हेमरेज के चांसेस होते हैं। ब्लड डिस्क्रेसिया सच एस ल्यूकीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इनमें भी इंक्रीज रिस्क हो जाते हैं विट्रस हेमरेज के, लेकिन ऐसे केसेस रेयर आते हैं। इसकी जनरल पैथोलॉजी देखें कि कैसे ये हो रहा है तो वो भी कॉजेशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, जैसे ट्रॉमा के केसेस में, पीवीडी के केसेस में, रप्चर मतलब ट्रॉमा के केसेस में, पीवीडी के केसेस में तो नहीं, दूसरा मैकेनिज्म है उसमें रप्चर ऑफ नॉर्मल वेजल्स हो जाता है थ्रू मैकेनिकल फोर्स और उसकी वजह से ब्लड का एक्स्ट्रावेजेशन हो जाता है। अब उसमें देखें पीवीडी यानी डायबिटिक रेटिनोपैथी के केस में देखें तो हेमरेज फ्रॉम पैथोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होता है, यानी जो नई ब्लड वेसल्स फॉर्म हुई हैं उनकी में हेमरेज हो सकता है। मैक्रो एन्यूरिज्म्स हो सकते हैं रेटिनल, जहाँ पे वेन्यूल्स जो है ऑक्लूड होके फट के और फिर हेमरेज हो जाता है। कोरोइडल ट्यूमर्स की वजह से जिसमें कोरोइडल न्यूवास्कुलराइजेशन हो जाती है जो कि एक सेकेंडरी कंडीशन है एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन की, उसकी वजह से ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है एंड थ्रू द रेटिना एंड इनटू द विट्रस। पैथोफिजियोलॉजी में इसकी देखें तो हेमरेज जो विट्रस बॉडी में रिजल्ट करता है, रैपिड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा, खत्ता बन जाएगा खून का जो कि क्लियर होता है यदि अपने आप होता है तो 1% पर डे के स्पीड से यदि वो हो रहा है तो। एरिथ्रोसाइट्स एग्जिट कर जाती हैं थ्रू द ट्रैबिक्युलर मेशवर्क और उसके बाद उनका हीमोलाइसिस, फैगोसाइटोसिस और या तो फिर वो परसिस्ट करेंगी विद इन द विट्रस फॉर मैनी मंथ्स, या तो उनको
बॉडी मतलब निकाल दिया जाएगा, जो बॉडी के प्रोसेसेस होते हैं उसके थ्रू, या फिर वो वहीं रही आएंगी बहुत सारे महीनों तक। सेल्यूलर रिस्पॉन्स जो होता है एरिथ्रोसाइट्स का इन विट्रस इज अनयूजुअल, क्योंकि देयर इज नो अर्ली पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल रिस्पॉन्स एंड द इंश्योरिंग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इज इंस्टेड मोर सिमिलर टू अ लो टर्नओवर ग्रैन्युलोमा। मतलब रिस्पॉन्स बहुत कम है वहाँ पे सेल्स का अपना वो हेमरेज हटाने के लिए, तो इसीलिए थोड़ा स्लो रिमूवल भी हो सकता है। म्यूटेड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है इन द इम्यूनोलॉजिकली प्रिविलेज्ड आईज, सर्व्स टू मिटिगेट ऑक्यूलर टिश्यू डैमेज एंड प्रमोट क्लैरिटी ऑफ द विजुअल एक्सेस। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में जो इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम बॉडी का करता है उसकी वजह से क्लियर हो सकता है, इसीलिए प्राइमरी प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है ताकि वो हेमरेज हो ही ना। ट्रॉमा से बचना, डायबिटीज़ का टाइम टू टाइम चेक कराना, ब्लड प्रेशर है या कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है उसका टाइम टू टाइम चेक कराना, आइज़ का रेगुलरली एग्जामिनेशन कराना, स्पेशली जब आपकी एज होती जा रही है तो, या कोई आई डिजीज़ फैमिली में चली आ रही है तो उस केस में रेगुलरली एग्जामिनेशन कराना चाहिए। अब डायग्नोसिस फिजिकल एग्जाम के थ्रू हो सकता है, इन्फर्ड थ्रू हिस्ट्री के, सिस्टमिक, पास्ट, मेडिकल, ऑक्यूलर हिस्ट्री, ये सब के थ्रू हो सकता है, और बाकी जो टेस्ट जो शुरू वीडियो में डिस्कस किए थे उनकी वजह से हो सकता है। ज़्यादातर जो प्रेजेंटेशन होती है इसकी वो सडन पेनलेस विजुअल लॉस होता है, और हेज़ दिखेगा पेशेंट को, मतलब काउवेब्स दिखेंगी, फ्लोटर्स दिखेंगे, शैडोज़ दिखेंगे, रेड ह्यू उसको कहेगा मुझे लाल लाल सब दिखाई दे रहा है, ऐसा हो सकता है। और वर्स हो सकते हैं सिम्टम्स जो है मॉर्निंग में, इफ़ ब्लड सेटल्स ऑन द मैक्यूला ड्यूरिंग द नाइट। डायबिटीज़ की हिस्ट्री, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री, सिकल सेल डिजीज़, ट्रॉमा, प्रीवियस रेटिनल कंडीशंस, ऑक्यूलर सर्जरी अगर ऐसी हैं तो आप अगर सिम्टम सिमिलर आ रहे हैं तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं विट्रस हेमरेज को। अब विजुअल एक्यूटी यानी कैसे पेशेंट को दिख रहा है वो बेस होता है पेशेंट कहाँ वो हेमरेज हुआ है, लोकेशन पे, साइज पे, डिग्री पे, और बहुत सारे केसेस में पेशेंट्स में हैव ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड विजुअल एक्यूटी एंड और विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स। और स्लिट लैब एग्जामिनेशन बहुत यूज़ होता है रिवील करने में रेड ब्लड सेल्स इन द एंटीरियर विट्रस। बहुत ये जो टॉपिक है कि फिज़िकल एग्जामिनेशन इसका कैसा होगा, क्या होगा, रेगुलरली होता है, और एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इसको और भी ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर सकेंगे। सो अब आते हैं हम इसके क्या कहते हैं ट्रीटमेंट पे, और ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो अगेन एलोपैथिक ट्रीटमेंट, एलोपैथिक डॉक्टर, आई डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, और कॉजेशन को एड्रेस करना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना साथ में हेमरेज की जो भी वो थेरेपी दे रहे हैं उसके साथ बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो होम्योपैथी जो है हेल्प करती है वहाँ पे रिजॉर्प्शन एंड प्रोफाइलैक्सिस ऑफ हेमरेजेस में इनटू रेटिना इन ऑप्थेल्मिक वेस्कुलर डिजीजेस। बहुत सारी मेडिसिन्स इसमें काम करती हैं, जैसे कि फॉस्फोरस, आर्निका, लैक्सिस, एपिस, नक्स वोमिका, कार्बोवेज, और हर एक मेडिसिन हर एक पेशेंट को देख के अलग अलग तरीके से दी जाती है, और हो सकता है एजेंट उसमें मेडिसिन आपको डिस्पेंस करने के लिए आपको बोले पानी में डाल के पीनी है, हो सकता है शुगर ग्रैन्यूल का यूज़ करें, बट जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो मेडिसिन का होता है जो भी आपको दी जाती है। अगेन बोरिक में स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं जो आप अच्छे से पढ़ के डॉक्टर आपको देते हैं, सो प्लीज़ पहले तो सेल्फ प्रिस्क्राइब ना करें, और उसकी पोटेंसी और डोजेज वही डिटरमाइन करते हैं आपकी कंडीशन को देख के, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री को देख के, और ये देख के कि आपको ट्रॉमा की वजह से हुआ है और या फिर किसकी वजह, उसका कॉजेशन बेसिकली क्या है, एज रिलेटेड हुआ है, डायबिटीज़ की वजह से हुआ है, या किसकी वजह से हुआ है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैं पिक्चर से अटैच करूँगी। एक रेपर्टरी है, वन ऑफ द मेनी रेपर्टरीज वी हैव इन होम्योपैथी, बोएगर बॉर्निंग हॉसन्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेपर्टरी। अब इसमें आप आई सेक्शन में जाते हैं तो उसमें अगर हेमरेज सेक्शन में जाते हैं तो बहुत सारी मेडिसिन आपको लिखी मिलेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी ले लोगे, आपकी कंडीशन को देख के वो डिटरमाइन होंगी। I'll attach the pictures here of the rubrics I'm talking about। rubric मतलब कि ऐसी कंडीशन है तो कौन सी दवाई देनी है, उस तरीके से जो वर्ड्स गाइड करते हैं होम्योपैथिक रेपर्टरी में उनको रूब्रिक्स कहा जाता है। और हेमरेज यानी ब्लीडिंग के केस में बहुत सारी मेडिसिन यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे कि आर्निका, बेलेडोना, कैलकेरिया, कार्बोवेज, कैमोमिला, और भी बहुत सारी हैं। एंड देन
एक और रूब्रिक इसमें दिया हुआ है ब्लड कंजेशन टू, यदि कंजेशन भी है साथ में वो भी डिटरमाइन करेगा, ब्लड वेसल साथ में प्रोमिनेंट है वो भी डिटरमाइन करेगा। तो बहुत सारी मेडिसिन यहाँ पे दी हुई, एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ ब्लड शॉट, एकाइमोसिस एक्सेट्रा, मतलब आपकी करंट कंडीशन क्या है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। फिर एक इस हर एक जो मेडिसिन का है पूरा डिफरेंट बुक्स हैं जिनसे आप पूरी मेडिसिन पढ़ते हैं, पूरी पेशेंट पिक्चर देखते हैं, उसके बाद आप दवाई देते हैं। तो जो बेसिकली काम है वो होम्योपैथिक मेडिसिन का, वो एक तो ये है कि वहाँ पे रिजॉर्प्शन हो सके ब्लड का, वहाँ से वो क्लियर हो सके, पेन कम हो सके यदि है, मोस्टली तो ये पेनलेस ही होता है, लेकिन यदि पेन है तो पेन कम हो सके, और साथ साथ आपका विजन इम्प्रूव हो सके। अगेन एज रिलेटेड है, नई ब्लड वेसल्स बन रही हैं या एज से रिलेट होके ये श्रिंक हो रहा है आपका जो विट्रस ह्यूमर है, उसमें अगर रेटिनल डिटैचमेंट हुआ है, टीयर हुआ है वहाँ पे, तो टीयर के केसेस में डिफरेंट मेडिसिन इंजरी की तरह कंसिडर करना है या सिर्फ मेनली टीयर की तरह कंसिडर करना है, या हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सर्जरी है तो उसके बेसिस पे कोई नई मेडिसिन देनी है, कैसे देनी है वो आपका होम्योपैथिक डॉक्टर डिसाइड करेगा। अगेन अगर इमरजेंसी कंडीशन में तो डेफिनेटली इमरजेंसी स्पेशलिस्ट के पास चाहिए, लेकिन यदि उसको आपने दिखा लिया और उसको बोला गया है कि उसमें सर्टेन टाइम लगेगा, तो उस पीरियड में आप डेफिनेटली होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, क्योंकि वो टाइम पीरियड आपकी हीलिंग का कम कर देती है, साथ साथ आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव करती है, आपकी बॉडी की खुद की जो रिकवरी की कैपेसिटी है वो इम्प्रूव करती है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, और भी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प करती है, सिकल सेल एनीमिया जैसी कंडीशंस को मैनेज करने में हेल्प करती है। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड जो ट्रीटमेंट है वो हर एक रेमेडी के अंदर बहुत अलग अलग दिया हुआ है, सो प्लीज़ डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब। मुझसे कंसल्ट करने के लिए आई विल प्रोवाइड एन ईमेल एड्रेस बिलो, आप पेड कंसल्टेशन वहाँ पे कर सकते हैं। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।